हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। एक्साइटेबिलिटी। डेफिनेशन। एक्साइटेबिलिटी को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ये एक लिविंग टिश्यू की वो क्षमता यानी एबिलिटी है जिससे वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है। सभी टिश्यूज में किसी स्टिमुलस का पहला रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है जो एक्शन पोटेंशियल के रूप में दिखता है। इसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी होती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन वगैरह। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स इन कार्डियक मसल। मसल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स के बेसिक्स के लिए चैप्टर 31 देखें। ये लीजिए, बुक्स पढ़िए। पन्ने गिन रहे हैं क्या? और बुक्स हैं क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। इन जगहों पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना होता है। सिंगल कार्डियक मसल फाइबर -85 से -95 मिलीवोल्ट। साइनो एट्रियल यानी एसए नोड -55 से -60 मिलीवोल्ट। परकिंजे फाइबर्स -90 से -100 मिलीवोल्ट। एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल दूसरे टिश्यूज जैसे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और नर्वस टिश्यू से अलग होता है। कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन 250 से 350 मिलीसेकंड यानी 0.25 से 0.35 सेकंड होती है। फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक सिंगल कार्डियक मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल 4 फेजेस में होता है। इनिशियल डीपोलराइजेशन, इनिशियल रीपोलराइजेशन, एक प्लेटो या फाइनल डीपोलराइजेशन, फाइनल रीपोलराइजेशन। इनिशियल डीपोलराइजेशन। इनिशियल डीपोलराइजेशन बहुत ही तेज यानी रैपिड होती है और ये लगभग 2 मिलीसेकंड यानी 0.002 सेकंड तक चलती है। डीपोलराइजेशन का एम्पलीट्यूड लगभग +20 मिलीवोल्ट होता है। इनिशियल रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद एक शुरुआती तेज रीपोलराइजेशन होती है जो लगभग 2 मिलीसेकंड के छोटे समय के लिए चलती है। इस रैपिड रीपोलराइजेशन के अंत को एक नॉच के द्वारा दिखाया जाता है। प्लेटो और फाइनल डीपोलराइजेशन। इसके बाद मसल फाइबर अगली रीपोलराइजेशन से पहले कुछ समय तक डीपोलराइज्ड स्टेट में ही रहती है। ये एक्शन पोटेंशियल कर्व में एक प्लेटो या स्थिर पीरियड बनाता है। ये प्लेटो एट्रियल मसल फाइबर्स में लगभग 200 मिलीसेकंड और वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स में लगभग 300 मिलीसेकंड तक चलता है। एक्शन पोटेंशियल में लंबे प्लेटो की वजह से कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन का समय भी स्केलेटल मसल के मुकाबले 5 से 15 गुना ज्यादा लंबा होता है। फाइनल रीपोलराइजेशन। फाइनल रीपोलराइजेशन प्लेटो के बाद शुरू होती है। ये एक धीमी प्रक्रिया यानी स्लो प्रोसेस है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दोबारा स्थापित यानी रीएस्टैब्लिश होने से पहले लगभग 50 से 80 मिलीसेकंड तक चलती है। आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इनिशियल डीपोलराइजेशन पहला फेज फास्ट सोडियम चैनल्स के तेजी से खुलने और सोडियम आयंस के रैपिड इनफ्लक्स यानी अंदर आने की वजह से होता है, ठीक वैसे ही जैसे स्केलेटल मसल फाइबर के केस में होता है। इनिशियल रीपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल्स के ट्रांजिएंट यानी थोड़ी देर के लिए खुलने और मसल फाइबर से पोटेशियम आयंस की थोड़ी मात्रा के एफ्लक्स यानी बाहर निकलने की वजह से होती है। साथ ही साथ फास्ट सोडियम चैनल्स अचानक बंद हो जाते हैं और स्लो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं जिससे कम मात्रा में सोडियम आयंस का स्लो इन्फ्लक्स होने लगता है। प्लेटो या फाइनल डीपोलराइजेशन। प्लेटो कैल्शियम चैनल्स के धीरे से खुलने की वजह से होता है। ये चैनल्स लंबे समय तक खुले रहते हैं और बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स करवाते हैं। पहले से ही स्लो सोडियम चैनल्स खुले हुए हैं जिनसे सोडियम आयंस का स्लो इन्फ्लक्स जारी रहता है। मसल फाइबर के अंदर कैल्शियम और सोडियम आयंस के आने की वजह से अंदरूनी पॉजिटिविटी बनी रहती है जो लंबे समय तक डीपोलराइजेशन यानी प्लेटो पैदा करती है। मसल फाइबर में एंटर करने वाले कैल्शियम आयंस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस यानी सिकुड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फाइनल रीपोलराइजेशन। फाइनल रीपोलराइजेशन पोटेशियम आयंस के एफ्लक्स की वजह से होती है। मसल फाइबर से बाहर जाने वाले पोटेशियम आयंस की गिनती अंदर आने वाले कैल्शियम आयंस से ज्यादा हो जाती है। ये अंदर की तरफ नेगेटिविटी पैदा करता है जिससे फाइनल रीपोलराइजेशन हो जाती है। पोटेशियम एफ्लक्स रीपोलराइजेशन के खत्म होने तक चलता रहता है। रेस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फाइनल रीपोलराइजेशन के अंत में वो सारे सोडियम आयंस जो एक्शन पोटेंशियल के दौरान सेल में दाखिल हुए थे वो सेल से बाहर निकल जाते हैं और पोटेशियम आयंस सेल के अंदर चले जाते हैं। ये सोडियम पोटेशियम पंप के एक्टिवेट होने से होता है। साथ ही साथ जो एक्सेस कैल्शियम आयंस मसल फाइबर में एंटर हुए थे वो भी सोडियम कैल्शियम पंप के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस स्थापित यानी रिस्टोर हो जाता है। स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू कार्डियक मसल। एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल में बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच गैप जंक्शंस मौजूद होते हैं। गैप जंक्शंस परमिएबल जंक्शंस होते हैं जो आयंस को आसानी से आने जाने देते हैं। इसलिए एक्शन पोटेंशियल एक मसल फाइबर से दूसरी फाइबर तक तेजी से फैल जाता है।
एक्शन पोटेंशियल एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम की फाइबर्स के जरिए पहुंचता है, जिसे इस चैप्टर में आगे समझाया गया है। रिदमिसिटी। डेफिनेशन। रिदमिसिटी किसी टिश्यू की वो क्षमता यानी एबिलिटी है जिससे वो अपने खुद के इंपल्सेस लगातार यानी रेगुलरली पैदा करता है। इसे ऑटो रिदमिसिटी या सेल्फ एक्साइटेशन भी कहा जाता है। रिदमिसिटी की ये प्रॉपर्टी दिल के सभी टिश्यूज में मौजूद होती है। हालांकि दिल में एक स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर होता है जहां से इंपल्सेस का निकलना यानी डिस्चार्ज बहुत तेज होता है। इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को पेसमेकर कहते हैं। यहां से इंपल्सेस स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम के जरिए दिल के बाकी हिस्सों में फैलते हैं। पेसमेकर दिल का वो स्ट्रक्चर है जहां से हार्ट बीट के लिए इंपल्सेस पैदा होते हैं। ये पेसमेकर सेल्स से बनता है जिन्हें पी सेल्स कहते हैं। ममेलियन हार्ट यानी स्तन्यधारी जीव में पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड यानी एसए नोड होता है। वो लुइस सर टॉमस थे जिन्होंने 1918 में एसए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट का नाम दिया था। साइनोएट्रियल नोड यानी एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड मॉडिफाइड कार्डियक मसल की एक छोटी सी पट्टी यानी स्ट्रिप होती है जो राइट एट्रियम की लैटरल वॉल के ऊपरी हिस्से में सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के ठीक नीचे स्थित होती है। इस नोड की फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स यानी सिकुड़ने वाले तत्व नहीं होते। ये फाइबर्स एट्रियल मसल की फाइबर्स के साथ जुड़ी यानी कंटिन्यूअस होती हैं ताकि ऐसे नोड से निकलने वाली इंपल्सेस पूरे एट्रिया में तेजी से फैल सकें। दिल के दूसरे हिस्से जैसे एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल भी इंपल्सेस पैदा कर सकते हैं और पेसमेकर की तरह काम कर सकते हैं। फिर भी ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि इंपल्स पैदा करने की रफ्तार यानी रिदमिसिटी बाकी हिस्सों के मुकाबले ऐसे नोड में सबसे ज्यादा होती है। ये लगभग 70 to 80 पर मिनट होती है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस यानी प्रायोगिक सबूत। ये साबित करने के लिए कि ममेलियन हार्ट में ऐसे नोड ही पेसमेकर है, ये एविडेंसेस दिए गए हैं। 1. ऐसे नोड को स्टिमुलेट करने से हार्ट रेट बढ़ जाती है। 2. ऐसे नोड को खत्म करने से हार्ट बीट तुरंत रुक जाती है। कुछ समय बाद एवी नोड पेसमेकर बन जाता है और इंपल्सेस जनरेट करने लगता है। इस वजह से दिल धड़कना तो शुरू कर देता है लेकिन रफ्तार यानी रेट धीमी होती है। 3. ऐसे नोड को लोकली ठंडा करने से हार्ट रेट कम हो जाती है। 4. ऐसे नोड को लोकली गर्म करने से हार्ट रेट बढ़ जाती है। 5. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे पहले ऐसे नोड में ही शुरू होती है। स्प्रेड ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड। ममेलियन हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम होता है जिसके जरिए ऐसे नोड की इंपल्सेस दिल के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। रिदमिसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी अलग अलग हिस्सों की रफ्तार। 1. ऐसे नोड 70 to 80 पर मिनट। 2. एवी नोड 40 to 60 पर मिनट। 3. एट्रियल मसल 40 to 60 पर मिनट। 4. पुरकिंजे फाइबर्स 35 to 40 पर मिनट। 5. वेंट्रिकुलर मसल 20 to 40 पर मिनट। पेसमेकर इन एम्फीबियन हार्ट। एम्फीबियन हार्ट में साइनस वेनोसिस पेसमेकर होता है। इसे इन प्रयोगों से साबित किया गया है। 1. स्टैनियस लिगेचर्स लगाकर। 2. जब साइनस वेनोसिस को गर्म रिंगर सोल्यूशन से गर्म किया जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। 3. जब साइनस वेनोसिस को ठंडे रिंगर सोल्यूशन से ठंडा किया जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। 4. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे पहले साइनस वेनोसिस में ही शुरू होती है। स्टैनियस लिगेचर एक्सपेरिमेंट। स्टैनियस लिगेचर एक्सपेरिमेंट को जर्मन बायोलॉजिस्ट स्टैनियस ने एक पिथ्ड फ्रॉग पर डेमोन्स्ट्रेट किया था। लिगेचर का मतलब होता है टाइंग यानी बांधना। पिथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नीडल का इस्तेमाल करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को काट यानी सेवर दिया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज खत्म हो जाएं। पिथ्ड फ्रॉग टेक्निकली मरा हुआ होता है लेकिन उसके कुछ ऑर्गन्स जैसे कि दिल यानी हार्ट कुछ समय तक काम करते रहते हैं। पिथ्ड फ्रॉग की चेस्ट वॉल को खोला जाता है और हार्ट को एक्सपोज किया जाता है। वेंट्रिकल की टिप पर एक मुड़ी हुई पिन बेंट पिन लगाई जाती है और उसे एक धागे के जरिए रिकॉर्डिंग डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। नॉर्मल हार्ट बीट्स यानी नॉर्मल कार्डियोग्राम या साइनस रिदम रिकॉर्ड करने के बाद साइनस वेनोसिस और राइट ऑरिकल के बीच एक लिगेचर लगाया जाता है। इसे फर्स्ट स्टैनियस लिगेचर कहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब ये लिगेचर लगाया जाता है तो दिल धड़कना तुरंत बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइनस वेनोसिस द्वारा पैदा की गई इंपल्सेस दिल के दूसरे चेंबर्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि साइनस के कॉन्ट्रैक्शंस जारी रहते हैं। कुछ समय बाद ऑरिकुलर मसल पेसमेकर बन जाती है और हार्ट बीट के लिए इंपल्सेस पैदा करने लगती है, लेकिन धीमी रफ्तार यानी स्लोअर रेट पर। पहले ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट की इस रिदम को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर रिदम कहा जाता है। जब सेकंड लिगेचर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच लगाया जाता है तो दिल फिर से धड़कना बंद कर देता है क्योंकि ऑरिकल्स की इंपल्सेस वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ मिनट बाद वेंट्रिकल अपनी खुद की इंपल्सेस पैदा करता है और धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार पर।
इस धीमी और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेंट्रिकुलर रिदम को ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम कहते हैं। इस तरह दिल के तीनों हिस्सों साइनस वेनोसिस, ऑरिकुलर मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। हालांकि साइनस वेनोसिस ही पेसमेकर है क्योंकि यह सबसे तेज रफ्तार पर इंपल्सेस पैदा करता है। स्प्रेड ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम साइनस वेनोसिस। एम्फीबियन हार्ट में कोई स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम नहीं होता। एम्फीबियन हार्ट में पेसमेकर साइनस वेनोसिस होता है और साइनस वेनोसिस से निकलने वाली इंपल्सेस ऑरिकल्स और वेंट्रिकल की मसल्स के जरिए फैलती हैं। रिदमिसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्फीबियन हार्ट। 1. Sinus venosus 40 to 60 per minute. 2. Auricular muscle 20 to 40 per minute. 3. Ventricular muscle 15 to 20 per minute. Electrical potential in SA node. Resting membrane potential, pacemaker potential. Pacemaker potential SA node का वो unstable resting membrane potential है जो कभी टिका नहीं रहता। इसे प्री पोटेंशियल भी कहा जाता है। ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिल की दूसरे मसल फाइबर से अलग होता है। ऐसे नोड में हर एक इंपल्स अगले इंपल्स को ट्रिगर करती है और इसका मुख्य कारण इसका अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही है। ऐसे नोड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नेगेटिविटी -55 से -60 मिलीवोल्ट होती है, जो कि दूसरे कार्डियक फाइबर्स की नेगेटिविटी -85 से -95 मिलीवोल्ट से काफी अलग है। एक्शन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन बहुत धीमी यानी स्लोली शुरू होती है और -40 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत धीरे से अचीव होता है। थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचने के बाद +5 मिलीवोल्ट तक तेजी से डीपोलराइजेशन होती है। इसके तुरंत बाद रैपिड रीपोलराइजेशन होती है। एक बार फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अनस्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे थ्रेशोल्ड लेवल की तरफ बढ़ने लगता है। आयोनिक बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन पेसमेकर। पेसमेकर पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऐसे नोड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल नहीं होता। शुरुआत में सोडियम आयंस पेसमेकर फाइबर्स के अंदर लीक करने लगते हैं, जिससे स्लो डीपोलराइजेशन होती है। ये स्लो डीपोलराइजेशन पेसमेकर पोटेंशियल का शुरुआती हिस्सा बनाती है। इसके बाद कैल्शियम चैनल्स खुलना शुरू होते हैं। शुरुआत में कैल्शियम आयंस का स्लो इन्फ्लक्स होता है, जिससे उसी धीमी रफ्तार पर और डीपोलराइजेशन होती है। ये पेसमेकर पोटेंशियल का बाद वाला हिस्सा बनाता है। तो मतलब पेसमेकर पोटेंशियल का शुरुआती हिस्सा सोडियम आयंस के स्लो इन्फ्लक्स से और बाद वाला हिस्सा कैल्शियम आयंस के स्लो इन्फ्लक्स से बनता है। डीपोलराइजेशन। जब नेगेटिविटी घटकर -40 मिलीवोल्ट तक पहुंचती है तो एक्शन पोटेंशियल रैपिड डीपोलराइजेशन के साथ शुरू होता है। ये डीपोलराइजेशन बहुत सारे कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से होती है। दूसरे टिश्यूज के मुकाबले ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन मुख्य रूप से कैल्शियम आयंस की वजह से होती है, न कि सोडियम आयंस की वजह से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रीपोलराइजेशन। रैपिड डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन शुरू होती है। ये पेसमेकर फाइबर्स से पोटेशियम आयंस के बाहर निकलने की वजह से होती है। पोटेशियम चैनल्स लंबे समय तक खुले रहते हैं, जिससे बहुत सारे पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से नेगेटिविटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लेवल से भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। फिर से स्लो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, जो पेसमेकर पोटेंशियल बनाती है और अगले एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर देती है। कंडक्टिविटी। इंसानी दिल में एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम होता है, जिसके जरिए ऐसे नोड से निकलने वाली इंपल्सेस दिल के बाकी सभी हिस्सों तक ट्रांसमिट की जाती हैं। कंडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से बना होता है। ये फाइबर्स ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इंपल्सेस को ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक बहुत तेजी से कंडक्ट करती हैं। हार्ट के कंडक्टिव टिश्यूज को जंक्शनल टिश्यूज भी कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम यानी कंडक्टिव सिस्टम के अंग। एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर्स। ऐसे नोड राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के ठीक नीचे स्थित होता है। एवी नोड इंट्रा एट्रियल सेप्टम के राइट पोस्टीरियर पोर्शन में स्थित होता है। ऐसे नोड से इंपल्सेस पूरे राइट और लेफ्ट एट्रिया में फैलती हैं। इंपल्सेस एवी नोड तक भी पहुंचती हैं, जिसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं, जिन्हें इंटरनोडल फाइबर्स कहते हैं। ऐसे नोड से निकलने वाली ये सारी फाइबर्स एवी नोड पर आकर मिलती हैं और एवी नोड की फाइबर्स के साथ जुड़ जाती हैं। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकलता है। ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में बट जाता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दोनों तरफ चलती है। बंडल ऑफ हिज की हर एक ब्रांच से बहुत सारी पुरकिंजी फाइबर्स निकलती हैं और पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में फैल जाती हैं। वेलोसिटी ऑफ इंपल्सेस एट डिफरेंट पार्ट्स। कंडक्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में इंपल्सेस की रफ्तार इतनी होती है। 1. एट्रियल मसल फाइबर्स 0.3 मीटर पर सेकंड। 2. इंटरनोडल फाइबर्स 1.0 मीटर पर सेकंड। 3. एवी नोड 0.05 मीटर पर सेकंड। 4. बंडल ऑफ हिज 0.12 मीटर पर सेकंड। 5. पुरकिंजी फाइबर्स 4.0 मीटर पर सेकंड। 6. वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इंपल्सेस की वेलोसिटी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम पुरकिंजे फाइबर्स में होती है और सबसे कम यानी मिनिमम एवी नोड पर होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी टिश्यू की वो क्षमता है जिससे वो स्टिमुलस मिलने पर अपनी लंबाई को छोटा कर लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन।
कई फैक्टर्स कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज नीचे दी गई हैं। ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ के मुताबिक जब कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ चाहे कुछ भी हो, पूरी कार्डियक मसल या तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगी या फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है यानी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ काफी नहीं है यानी इनएडिक्वेट है, तो मसल कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ऑल और नन लॉ को फ्रॉग के क्वायसेंट यानी शांत हार्ट पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। साइनस वेनोसिस और राइट ऑरिकल के बीच पहला स्टैनियस लिगेचर लगाकर हार्ट को क्वायसेंट बनाया जाता है। वेंट्रिकल को उसके बेस पर इलेक्ट्रोड रखकर स्टिमुलेट किया जाता है। पहले वेंट्रिकल के बेस पर 1 वोल्ट की मिनिमम स्ट्रेंथ वाला एक स्टिमुलस दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। फिर 20 सेकंड्स बाद स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ाकर 2 वोल्ट कर दी जाती है और स्टिमुलस दिया जाता है। इसका कर्व रिकॉर्ड किया जाता है। हर बार स्ट्रेंथ बढ़ाकर और 20 सेकंड्स के इंटरवल पर स्टिमुलस देकर इसी प्रोसीजर को दोहराया जाता है। फिगर 90.5। सारे कॉन्ट्रैक्शंस का एम्पलीट्यूड एक जैसा रहता है, चाहे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी ही क्यों न बढ़ा दी जाए। यह साबित करता है कि कार्डियक मसल ऑल और नन लॉ को मानती यानी ओबे करती है। कॉज फॉर ऑल और नन लॉ। कार्डियक मसल पूरी कार्डियक मसल पर लागू होता है। इसका कारण कार्डियक मसल का सिंक-सिटियल अरेंजमेंट है। स्केलेटल मसल के केस में ऑल और नन लॉ सिर्फ एक सिंगल मसल फाइबर पर ही लागू होता है। स्टेयरकेस फिनोमेनॉन। जब फ्रॉग के क्वाइसेंट हार्ट के वेंट्रिकल को स्ट्रेंथ बदले बिना 2 सेकंड्स के छोटे इंटरवल पर स्टिमुलेट किया जाता है तो पहले कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कॉन्ट्रैक्शन की ताकत फोर्स धीरे धीरे बढ़ती है और फिर सेम रह जाती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में इस ग्रेजुअल बढ़ोतरी को स्टेयरकेस फिनोमेनॉन कहते हैं। कॉज फॉर स्टेयरकेस फिनोमेनॉन। स्टेयरकेस फिनोमेनॉन बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से होता है जो आगे होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस की फोर्स को आसान बनाता है। इस वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। फिगर 90.5। समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। जब सबलिमिनल स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से कम वाला स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो क्वाइसेंट हार्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन जब वैसी ही सबलिमिनल स्ट्रेंथ वाले कई स्टिमुलाई एक के बाद एक सक्सेशन में अप्लाई किए जाते हैं तो दिल कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स दिखाता है। ये स्टिमुलाई के समेशन यानी जुड़ने की वजह से होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो समय है जिसमें मसल किसी भी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाती। ये 2 तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वो पीरियड है जिसके दौरान मसल बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती, चाहे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पीरियड में डीपोलराइजेशन हो रही होती है, इसलिए दूसरी डीपोलराइजेशन मुमकिन नहीं होती। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वो पीरियड है जिसके दौरान मसल रिस्पॉन्स दिखा सकती है अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को मैक्सिमम तक बढ़ा दिया जाए। ये वो स्टेज है जिसमें मसल रीपोलराइजिंग स्टेट में होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में रिफ्रैक्टरी पीरियड छोटा होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये लेटेंट पीरियड के पहले आधे हिस्से फर्स्ट हाफ तक रहता है जो लगभग 0.005 सेक होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये लेटेंट पीरियड के दूसरे आधे हिस्से में रहता है जो 0.005 सेक होता है। तो टोटल रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.01 सेक होता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल के मुकाबले कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये कार्डियक मसल के पूरे कॉन्ट्रैक्शन पीरियड तक चलता है और इसका ड्यूरेशन 0.27 सेक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये कार्डियक मसल के रिलैक्सेशन पीरियड के पहले आधे हिस्से तक रहता है जो लगभग 0.26 सेक है। तो टोटल रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.53 सेक होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड इन कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में लंबे रिफ्रैक्टरी पीरियड के 3 बड़े फायदे यानी एडवांटेजेस हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का समेशन नहीं होता, फटीग नहीं होती और टेटनस यानी लगातार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड इन हार्ट। इसे पिथ्ड फ्रॉग के दिल पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इसे धड़कते हुए यानी बीटिंग दिल और शांत यानी क्विएसेंट दिल दोनों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन बीटिंग हार्ट। पहले पिथ्ड फ्रॉग के दिल का नॉर्मल कार्डियोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। हार्ट बीट की इंपल्सेस साइनस वेनोसिस से आती हैं। वेंट्रिकल के बेस पर इलेक्ट्रोड रखकर एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाता है। जब स्टिमुलस सिस्टोल के दौरान दिया जाता है तो दिल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड पूरे सिस्टोल तक चलता है। जब स्टिमुलस डायस्टोल के दौरान दिया जाता है तो दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि डायस्टोल रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। दिल के इस कॉन्ट्रैक्शन को एक्स्ट्रा सिस्टोल या प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्स्ट्रा सिस्टोल के बाद दिल थोड़ी देर के लिए डायस्टोल में रुक जाता है। ये डायस्टोल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाले डायस्टोल से लंबा होता है। धड़कने से पहले दिल के इस टेम्पररी रुकने को कॉम्पेंसेटरी पॉज कहते हैं। एक्स्ट्रा सिस्टोल और कॉम्पेंसेटरी पॉज का ड्यूरेशन मिलकर 2 कार्डियक साइकिल्स के बराबर होता है। कॉम्पेंसेटरी पॉज का कारण यानी कॉज
साइनस विनोसिस से आने वाली एक नेचुरल इंपल्स एक्स्ट्रा सिस्टोल के कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के वक्त पहुंचती है। क्योंकि ये पीरियड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसलिए नेचुरल इंपल्स कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाती। दिल को अब साइनस विनोसिस से आने वाली अगली नेचुरल इंपल्स का इंतजार करना पड़ता है। अगली इंपल्स आने तक दिल डायस्टोल में रुका रहता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन क्विएसेंट हार्ट। फर्स्ट स्टैनियस लिगेचर लगाकर फ्रॉग के हार्ट को क्विएसेंट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड को वेंट्रिकल के बेस पर रखा जाता है। जब दो स्टिम्युलाई एक के बाद एक इस तरह दिए जाते हैं कि दूसरा स्टिम्युलस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड यानी सिस्टोल पर गिरे तो दिल सिर्फ एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पहले स्टिम्युलस की वजह से होता है। दूसरे स्टिम्युलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि सिस्टोल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। हालांकि जब दूसरा स्टिम्युलस डायस्टोल में दिया जाता है तो दिल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन पहले वाले के ऊपर ही दिखता है, यानी सुपर इम्पोज। ये दिखाता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड डायस्टोल के दौरान होता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the bum.